नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 का, उसका एक सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर बच्चों डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। तो वैसे तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट खासकर जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे हैं, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा ही लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि कई क्वेश्चन आपके पेपर में सेम ऐसे ही आता है। आपके स्कूल के टीचर ने भी ये क्वेश्चन पेपर जरूर भेजा होगा। तो चलिए वन बाय वन मैं इसको सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एडिटेड वाटर यानी सोडा वाटर, जिसको हम सोडा पानी सोडा जल कहते हैं, सोडा वाटर। एक सोडा वाटर में सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, सोल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो सोडा वाटर में जो सोल्यूट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हिंदी में देखिए, वायु युक्त पेय जिसको हम सोडा वाटर कहते हैं, उसमें विलेय क्या होता है। विलेय होता है जिसकी मात्रा कम हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है सोडा वाटर में। और विलायक कौन होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, यानी पानी जल जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो बी है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कह रहा है इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर सॉल्ट एंड वाटर को घोलोगे तो होमोजीनियस है, बिल्कुल सही बात है। मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर होमोजीनियस नहीं है। मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट एंड वाटर, जब सोडियम सल्फेट को पानी में घोलोगे तो ये भी घुल जाता है, तो ये भी ठीक है। तो ए और सी दोनों सही है, तो बोथ ए एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। हिंदी मीडियम, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है। तो पानी में जब नमक घोलते हैं, पानी में नमक का घोल, ये सही है। और पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगले पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपका पेपर काफ़ी हद तक ऐसा ही आएगा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाए इससे। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर से कम होता है। 10 की पावर माइनस 9 मीटर से कम होता है, लेस देन होता है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। विलियन में जो कणों का आकार होता है बच्चों, वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर से छोटा होता है। तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आपसे पूछ रहा है कि केमिकल चेंज कौन है। तो कटिंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज नहीं है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमेशा वो केमिकल चेंज होता है। तो सी जो है वो आपका केमिकल चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसलिए ये सी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो सी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट। कह रहा है आपको टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा। तो याद रखना, टिंडल इफेक्ट हमें दो जगह दिखाई देता है, एक सस्पेंशन में और एक कोलाइड में। इन दोनों में ही टिंडल इफेक्ट हम देख सकते हैं क्योंकि लाइट को स्कैटर करते हैं। तो बोथ ए एंड बी यानी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में निर्मित कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव दो चीजें दर्शाती है, एक निलंबन और एक कोलाइड, ये दोनों ही टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो ए और बी दोनों यानी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, एवरी सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हर एक सेल में क्या क्या पाया जाता है, यानी हर एक सेल का क्या क्या कैरेक्टर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है आपसे हर एक सेल का। तो हर एक सेल में देखिए न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये तीनों चीज पाई जाती है हर एक सेल में। तो आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों चीजें पाई जाती है।
प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है। देखिए प्रत्येक कोशिका में ना केंद्रक भी होते हैं, केंद्रक झिल्ली भी होते हैं और कोशिका द्रव भी होते हैं। ये तीनों चीजें पाई जाती है ना, हर एक कोशिका में तीनों चीजें पाई जाती है। इसलिए डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हम डी पे टिक करेंगे कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है कि हर एक सेल में न्यूक्लियर भी होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ये तीनों सही है, इसलिए डी आपका आंसर आएगा। डीएनए, डीएनए का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपको सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड देख सकते हो आप पहले नंबर पे है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश मीडियम देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ए पे टिक करोगे। आपसे पूछा जा रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ, कह रहा है क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है, क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल बच्चों दो चीजों से बनता है, एक प्रोटीन से और एक डीएनए से। प्रोटीन और डीएनए दोनों से बनता है, प्रोटीन और डीएनए तो दोनों से बनता है। तो आपका आंसर आएगा बोथ 1 and 2, 1 and 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए जो है इसका सही आंसर है। क्रोमेटिन पदार्थ बना होता है, क्रोमेटिन पदार्थ किससे बना होता है, तो प्रोटीन से और डीएनए से, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, हु कॉइंड द वर्ड सेल, सेल वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने सेल डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, सीधी सी बात है, सबको पता है रॉबर्ट हुक के बारे में, तो रॉबर्ट हुक आंसर आएगा। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था, किसने इस्तेमाल किया था कोशिका शब्द को, तो रॉबर्ट हुक ने याद किया था, तो बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो वाटर की मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स, जो वाटर की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद कीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है, ऑस्मोसिस बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में जल के अणुओं की जो गति होती है, जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है, तो उसको परासरण कहते हैं, जल के अणुओं की गति को परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लैक वैक्यूल, कौन से टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता, कौन से टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता, तो जितने भी एपिकल वाले टिश्यू होते हैं, जो एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू होता है और इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू, दोनों एपिकल में और इंटरकैली, इन दोनों में ही वैक्यूल नहीं पाया जाता, तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो आपका डी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी, डी पे आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में ऋतिका उपस्थित नहीं होता, तो ऋतिका दो चीजों उपस्थित नहीं होता, ना तो शीर्षस्थ विभुज ऊतक में होता है, ना अंतर्वृष्ट में होता है, ना तो शीर्षस्थ में होता है ना अंतर्वृष्ट, ये दोनों सही है, तो डी जो होगा वो आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कंपोनेंट दिए हुए हैं, विच अमंग देम इज अ लिविंग इन नेचर, इनमें से कौन सा लिविंग है, इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन सा लिविंग है, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग से बनता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बना होता है। निम्नलिखित एक जटिल ऊतक के घटक हैं, इनमें से कौन सा जीवित घटक है, आपको बताना है कौन सा जीवित है, कौन सा लिविंग सेल से बनता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है बच्चों वो लिविंग सेल से बनता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा है इज शोन इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखाया गया है, ये जो आपको पिक्चर दिखाया गया ना, इसमें कहा जा रहा है कि ये कोई सिंपल परमानेंट टिश्यू है, आपको बताना है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है। तो अगर आपने अपने बुक में ध्यान से देखा होगा तो ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा का दिया हुआ है, और पैरेन्काइमा क्या करता है, तो ये फूड को स्टोर करता है, तो ये पैरेन्काइमा का फोटो है जो फूड को स्टोर करता है, तो बी जो है इसका आंसर है, बी पे आपको टिक करना है। ये जो फोटो दिया हुआ है, दिया गया चित्र, ये जो चित्र है किस सरल स्थायी ऊतक को दर्शाता है, तो ये जो चित्र है ये पैरेन्काइमा के बारे में दिया हुआ है, और पैरेन्काइमा का क्या कार्य होता है, तो ये भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है,
तो बी जो होगा वो आपका आंसर होगा, बी पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच सिंपल परमानेंट टिश्यू डज नॉट शो सेल डिवीजन? कौन सा ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कौन सा ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता? तो वो एक ही ऐसा होता है जिसको बोलते हैं स्केलेटन काइमा। तो देखते हैं स्केलेटन काइमा ऑप्शन में। स्केलेटन काइमा ये रहा डी, स्केलेटन काइमा। स्केलेटन काइमा में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता क्योंकि डेड सेल से बनता है। तो स्केलेटन काइमा जो था वो उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम देखते हैं। हिंदी मीडियम पढ़िए बच्चों। कौन सा सरल स्थायी ऊतक, ऐसा सरल स्थायी ऊतक बताना है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता? तो स्केलेटन काइमा में कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि स्केलेटन काइमा जो होता है वो डेड सेल से बनता है, इसलिए डी आंसर आएगा, इसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। आपको ये एक फोटो दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, चैप्टर 6 में आप उठाओगे, आप चैप्टर 6 में मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसमें भी ये फोटो बना हुआ है। इसमें फोटो में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3, आपको तीनों को पहचान करनी है। तो अगर आपने चैप्टर 6 बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये जो है ये लैटरल है, ये लैटरल है, ये इंटरकैलरी है और ये एपिकल है। लैटरल, इंटरकैलरी, एपिकल। तो लैटरल, इंटरकैलरी और एपिकल, ये रहा देखिए डी जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ये लैटरल है, ये आपका इंटरकैलरी है और ये एपिकल है। लैटरल, इंटरकैलरी और एपिकल, तो लाइन से लगा हुआ है डी पे, तो डी आंसर है। चित्र में ये जो चित्र है इसमें 1, 2, 3 की पहचान करनी है। तो 1 जो है वो पार्श्व है, इसे पार्श्व कहते हैं, पार्श्व, इसको पार्श्व के नाम से जानते हैं। ये अंतःवृष होता है, बीच वाला हमेशा अंतःवृष होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो शीर्षस्थ बोलते हैं, इसको शीर्षस्थ बोलते हैं। तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? हम सबको पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, याद कीजिए, चाल की इकाई। चाल की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड देखिए डी नंबर पर है, तो मीटर पर सेकेंड इट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, आपको कंडीशन दिया हुआ है, द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। आपको कह रहे हैं 4 कंडीशन है, इन चारों कंडीशन में आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। जो मैग्नीट्यूड होगा ना और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा, इनमें से कौन से केस में ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इफ द बाइक इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, अगर बाइक मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे तो इक्वल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। इफ द बाइक इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये देखिए ये आंसर है, क्योंकि मून जो होता है वो फिक्स टाइम में, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करता है। तो मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, तो थर्ड जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ओनली सी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिणाम समान है? चली गई दूरी और विस्थापन का परिणाम तभी समान होगा ना जब बराबर समय में बराबर दूरी ट्रेवल करे। तो बराबर समय में बराबर दूरी, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है ना, चंद्रमा पृथ्वी का जब परिक्रमण करती है तो बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, इसलिए थर्ड जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो सी, ओनली सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेटेड मोशन? आपसे कह रहा है कौन सा एसिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा एसिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपको एसिलरेटेड मोशन पता होना चाहिए, तो कौन सा एसिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एसिलेशन मोशन पाया जाता है जब एथलीट रन करता है एक सर्कुलर ट्रैक पर, जब कोई एथलीट गोल ट्रैक पर भागता है उसमें भी एसिलेटेड मोशन पाया जाता है। हमें तो नहीं वाला ढूंढना है किसमें एसिलेटेड मोशन नहीं है। अ ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन ए रैम्प, जब एक ट्रॉली स्लाइड करता है रैम्प पे, इसमें भी एसिलेटेड मोशन पाया जाता है। अ बस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जी है, यहाँ पर अगर एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसमें एसिलेटेड मोशन नहीं होगा, तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसमें एसिलेटेड मोशन नहीं पाया जाएगा, बस अगर इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में कौन त्वरित गति का उदाहरण नहीं है? तो मुक्त रूप से जो गिरती है ना कोई ऑब्जेक्ट, उसमें त्वरित गति पाई जाती है। वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता एक एथलीट, उसमें भी त्वरित गति पाई जाती है।
ढलान वाले पथ पर नीचे चलती ट्रॉली, इसमें भी त्वरित गति पाई जाती है। लेकिन स्थिर वेग से गतिमान कोई बस है, अगर कोई बस स्थिर वेग से गतिमान कर रहा है तो उसमें त्वरित गति नहीं पाया जाता। तो डी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके लिए आपको त्वरित गति एसिलेटेड मोशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये बहुत एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन तो हर किसी के एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। पहले 4 कार ABCD, आपको 4 कार दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। ये 4 कार आपको दिए हुए ABCD। नाउ आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट अपने अपनी जगह पे जा रहे हैं। एज शोन इन देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे कि आपको ग्राफ में दिया हुआ है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन चारों के बारे में किसके बारे में सही बात हो रही है। कार C इज द स्लोएस्ट, कार C जो है वो स्लोएस्ट है, तो ये गलत दिया हुआ है। अगर स्लोएस्ट होता तो या तो सबसे नीचे होता या सबसे ऊपर होता, तो ये गलत हो गया। अगला बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन आपके पास क्या है, कार D इज द फास्टेस्ट, कार D जो है वो सबसे तेज है, बिल्कुल सही बात है। कार D फास्टेस्ट है, सबसे तेज है, तभी तो सबसे ऊपर है, सबसे तेज चल रहा है तभी तो सबसे ऊपर है। तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कार D जो है ये वाला कार, ये सबसे तेज चल रहा है। 4 कारें ABCD आपको दिया हुआ है, सीधी सड़क पर चल रही है, जिनकी गति को उसकी दूरी समय ग्राफ में दर्शाया गया है। इन कारों की गति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। कार C जो है वो सबसे धीमा है, तो कार C सबसे धीमा नहीं है। कार B जो है वो सबसे धीमा है, सबसे नीचे कौन है B, तो B सबसे धीमा है और D सबसे तेज है। कार D सभी से तेज है, ये सही बात है। कार D जो है वो सबसे तेज है, तो B आंसर होगा। सबसे तेज है तभी तो सबसे पहले नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पे मतलब क्या है, सबसे तेज है। और B जो है वो सबसे स्लो है क्योंकि सबसे नीचे है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ आपको चैप्टर 8 से लिया गया है। तो चैप्टर 8 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये किसके बारे में बता रहा है। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एसिलेशन, आपसे पूछ रहा है जीरो एसिलेशन कौन शो कर रहा है, तो जीरो एसिलेशन ये शो कर रहा है। जीरो एसिलेशन इसे बोलते हैं, जब बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, तो इसको बोलते हैं जीरो एसिलेशन। कोई एसिलेट नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल टाइम के पैरेलल है, तो इसे बोलते हैं जीरो एसिलेशन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम देखिए, किसी वस्तु में निम्नलिखित वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण, शून्य त्वरण इसे बोलते हैं, शून्य त्वरण। अगर टाइम के पैरेलल है, समय के पैरेलल है, तो इसको शून्य त्वरण बोलते हैं, इसमें कोई त्वरण नहीं पाया जाएगा। तो थर्ड ग्राफ जो था इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, इनर्शिया किसको मेजर करता है, तो मास को मेजर करता है। ये डेफिनेशन है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, देख लेना। इनर्शिया जो है वो मास को मेजर करता है, तो ए आंसर है। जड़त्व माप होती है, जड़त्व किसका माप होती है, तो जड़त्व द्रव्यमान का माप होता है, तो ए जो है इसका आंसर है, द्रव्यमान को मापता है जड़त्व। बल का मात्रक क्या है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, डायरेक्ट आंसर है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आपके नोट्स में था। डूरिंग लॉन्च ऑफ स्पेस शटल, जब स्पेस शटल को हम लोग लॉन्च करते हैं, द थ्रस्ट हेल्प इन अपलिफ्टिंग, तो जब आप देखते हो कि रॉकेट वगैरह को ऊपर छोड़ा जाता है तो नीचे फायर होती है ना, इससे अपलिफ्ट होता है। तो दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, याद कीजिए रॉकेट, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना एक्शन नीचे लगेगा उतना रिएक्शन ऊपर होगा, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। एक अंतरिक्ष यान के प्रेक्षण के दौरान निम्नलिखित वाले प्रणोद उसके ऊपर उठने में मदद करता है, तो कौन इसको ऊपर उठने में मदद करता है, तो गति का तीसरा नियम। याद है ना, गति के तीसरे नियम बताया था कि जब हम लोग रॉकेट को छोड़ते हैं तो जितना ज्यादा फोर्स नीचे लगेगा उतना ही तेजी से रॉकेट ऊपर जाता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, सी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है चैप्टर 9 में, वो किसको मेजर करता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है। इवन इसका एक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा आपने, F = m × a, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको मेजर करता है? तो फोर्स को मेजर करता है। गति का दूसरा नियम किसका माप देता है? गति का दूसरा नियम मापता है बल को, फोर्स को मापता है। गति के दूसरे नियम का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बल को नापता है, तो बल इसका आंसर आएगा। यहाँ पे आपका सेक्शन 20 स्टार्ट होता है। सेक्शन 20 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, एक संयोजी ऊतक और उसके कार्य को सही मिलाना है, बताना इनमें से किसका कार्य सही है, मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। इंग्लिश में पहले दिखा देता हूं मैं आपको, इंग्लिश में आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम ये टेबल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आप सबने पढ़ा होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, टेंडन क्या करता है? तो ये मसल को बोन से जोड़ता है, ये रहा, कनेक्ट मसल टू बोन, कनेक्ट मसल टू बोन। लिगामेंट क्या करता है? तो लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है, ये रहा, बोन को बोन से जोड़ता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करता है? तो कार्टिलेज हमारे टू जो स्मूथ होती है ना, यही आंसर। कार्टिलेज, कार्टिलेज स्मूथन द जॉइंट ऑफ द टू बोन, टू बोन्स के जॉइंट को स्मूथ बनाता है। और ब्लड क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो पहले का फोर्थ, पहले का क्या था? फोर्थ था, तो पहले का फोर्थ ये रहा, पहले का फोर्थ। सेकंड का सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, आर का थर्ड, आर का थर्ड, एंड एस का फर्स्ट, एस का फर्स्ट। देखिए डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, तो डी पे आपको टिक करना है। हिंदी मीडियम देख लीजिए, हिंदी मीडियम मैच करना आपको। कंडरा, याद कीजिए, कंडरा में आपको बताया था, कंडरा क्या करता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु क्या करता है? दो अस्थियों को जोड़ता है। उपास्थि क्या करता है? तो दो अस्थियों के संधि को चिकना बनाता है। और रुधिर क्या करता है? तो हार्मोन, पोषक तत्व और गैसों का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से इनकी मैचिंग करनी है, और मैचिंग के हिसाब से आप देखोगे डी, तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है कि भाई पहले का फोर्थ है, पहले का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, एंड फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। तो डी आपका आंसर आ गया। याद कीजिए चैप्टर 2 में मैंने आपको बच्चों बार बार समझाता हूँ टिंचर आयोडीन के बारे में। टिंचर आयोडीन में बहुत बार समझाता हूँ, मेरे नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। टिंचर आयोडीन याद है ना आपको? तो टिंचर आयोडीन मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है टिंचर आयोडीन? तो सॉलिड एंड लिक्विड का, सॉलिड एंड लिक्विड का। तो बी आंसर होगा। टिंचर आयोडीन में ठोस और द्रव, ठोस और द्रव का मिश्रण होता है, तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर से आपको एक मैचिंग दिया हुआ है, देखिए फिर से आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो फिर से आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे आपको फिर से आपको मैचिंग करनी है, मैच करना, आपको बताना कौन सा मैचिंग सही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरन से। तो आपको पता होना चाहिए आयरन जो है एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड घर में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है कंपाउंड होता है, NaCl, ये कंपाउंड है, ये एक मेटल है। आयरन एक मेटल है, सोडियम कंपाउंड एक कंपाउंड है। कार्बन, कार्बन क्या होता है? तो एक नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। और सिलिकॉन कौन है? तो सिलिकॉन एक मेटलॉइड्स होता है। तो फर्स्ट का जो सेकंड था, फर्स्ट का सेकंड, ये रहा फर्स्ट का सेकंड। उसके बाद सेकंड का आपका थर्ड था, सेकंड का थर्ड, थर्ड का आपका फर्स्ट था, थर्ड का फर्स्ट, एंड फोर्थ का फोर्थ, फोर्थ का ए आपका आंसर आएगा। देखिए ए पूरा मैच कर रहा है, तो ए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम लोहा, लोहा एक धातु है, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, कार्बन एक अधातु है, और सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट जो है इसका मैचिंग बिल्कुल सही है। फर्स्ट लोहा एक धातु है, तो के का सेकंड, के का सेकंड, सोडियम क्लोराइड एल का थर्ड, एल का थर्ड, एम का फर्स्ट, एम का फर्स्ट, और एन, एन का फोर्थ, एन का फोर्थ। तो ए सारे मैच हो रहे हैं, तो ए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पहले इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है, ये प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में बहुत बार देख चुका हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट द सस्पेंशन मिक्सचर, सस्पेंशन के बारे में आपको बताना है। सस्पेंशन याद है ना, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में। तो पार्टिकल साइज इज लेस देन पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन, इसका पार्टिकल का साइज सोल्यूशन से छोटा होता है, गलत लिखा हुआ है, इसके पार्टिकल का साइज सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है। इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ये अनस्टेबल होता है। और इट्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड, हाँ फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड सही है, सेकेंड और थर्ड, बी जो है वो आपका आंसर होगा, बी का आपका आंसर होगा सेकेंड और थर्ड। ये अनस्टेबल होता है, और इसको फिजिकल मेथड से हम चाहें तो सेपरेट
कर सकते हैं, सस्पेंशन को फिल्टर कर सकते हैं हम लोग। हिंदी मीडियम बात करें, हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन निलंबन के बारे में सही है? तो ये प्रकृति से अस्थिर होता है, ये सही है। और इनके कणों को हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो सेकंड और थर्ड जो है बी में है, तो बी आपका आंसर होगा। फिर से आपके पास एक टेबल है, फिर से आपको मैचिंग करना है 29 में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, कौन सा मैचिंग गलत है, निम्नलिखित में कौन सा गलत मिलान है, गलत पहचानना है। तो पहला देखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, प्रोटीन को भी स्टोर करता है, सही है ये। क्रोमोप्लास्ट कीप द सेल क्लीन, गलत है ये। क्रोमोप्लास्ट सेल को क्लीन थोड़ी करता है, सेल को क्लीन कौन करता है? तो सेल को क्लीन करने का काम मिला है लाइसोसोम को, तो ये गलत है, बी वाला गलत है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कोशिका को साफ नहीं करता बच्चों, क्रोमोप्लास्ट कोशिका को साफ नहीं करता, ये तो कलर देता है प्लांट को, तो कोशिका को साफ नहीं करता। कोशिका को साफ करने का काम किसको मिला है? लाइसोसोम को, तो ये गलत है। तो बी जो है वो आपका गलत मैचिंग है, तो बी आपका आंसर आएगा, गलत मैचिंग है बी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेल डिवीजन, जो आपके चैप्टर 5 के लास्ट में दिया हुआ है, सेल डिवीजन में आपको कराया था। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, कौन सा सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर है मिटोसिस, याद रखोगे मिटोसिस जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मिटोसिस आंसर आएगा। कौन सा कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिटोसिस, जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है ना, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, मिटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक असर्शन रीजन वाले हैं, तो चलिए असर्शन रीजन आपको समझा देता हूं। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार समझा चुका हूं असर्शन रीजन, कि अगर ए और बी दोनों करेक्ट हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ए आंसर आएगा। अगर ए और बी दोनों करेक्ट हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है तो बी आएगा। अगर आपका पहला सही है और दूसरा गलत है तो आपका सी आंसर आएगा, और पहला गलत है तो आपका आंसर डी आएगा। ये पहली बार आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ ये असर्शन रीजन के बारे में। नाउ पढ़िए 31 क्या कहता है। 31 सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सही बात है, सोल्यूशन होमोजीनियस ही तो होता है, हम सब ने पढ़ा है। सोल्यूशन हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल, और जितने भी होमोजीनियस होते हैं उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होते हैं, तो ये भी सही बात है। दोनों सोल्यूशन के बारे में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, सोल्यूशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो ए आंसर आएगा। हिंदी मीडियम, विलियन एक समांगी मिश्रण है, सही बात है, और विलियन की बनावट समान होती है, ये भी सही है, और दोनों विलियन के बारे में बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER बोलते हैं, तो SER के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो SER है ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, बिल्कुल सही बात है, SER हेल्प करता है मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में, हेल्प करता है ये। और SER हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग इन लिपिड, और ये लिपिड को भी मैन्युफैक्चर करता है, ये भी सही है, और दोनों SER के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए आएगा। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER जीवांत जनन में मदद करती है, बिल्कुल ठीक है, जीवांत जनन में मदद करती है ये। और SER वसा अणुओं के निर्माण, ये वसा के अणुओं का निर्माण भी करती है, ये भी सही है, दोनों सही है, और दोनों SER के बारे में बात हो रही है, यहां भी SER यहां भी SER, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। रूट हेयर्स, जो रूट के हेयर्स होते हैं आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल, वो एपिडर्मल सेल से बना होता है, ये स्टेटमेंट सही है। रूट्स के जो हेयर होते हैं वो एपिडर्मल नाम के सेल से बना होता है। रूट हेयर डू नॉट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये गलत हो गया ना, रूट ही तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रूट ही तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, जबकि ये क्या कह रहा है, द रूट हेयर डू नॉट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं कर रहा है, गलत है ना, रूट ही तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो एक सही है और एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। जड़ों के रेशे एपिडर्मल कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है कि जड़ में जो रेशे होते हैं
वो एपिडर्मल नाम की कोशिकाओं से बने होते हैं। स्टेटमेंट सही है। जड़ के रेशे जल और खनिज का अवशोषण नहीं करते, जबकि जल का अवशोषण कौन करता है? जड़ ही तो करता है। जड़ जल और खनिज का अवशोषण करता है, जबकि यहां लिखा हुआ है नहीं करते, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो जब एक सही और एक गलत हो तो सी ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड है जब मैग्नीट्यूड ओनली, और जितने भी स्केलर होते हैं उसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है, तो ये भी सही बात है। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि दोनों में स्पीड की बात हो रही है। ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है, चाल अदिश राशि होती है। चाल का केवल परिमाण होता है, जितने भी अदिश राशि होते हैं ना उसमें केवल परिमाण होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, और दोनों में चाल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये भी असर्शन रीजन ही है, तो पढ़िए असर्शन रीजन का 35 क्वेश्चन। फुटबॉल हैज लेसर इनर्शिया। फुटबॉल का इनर्शिया कम होता है स्टोन से, पत्थर से। सेम साइज, सही बात है। फुटबॉल का इनर्शिया कम होगा, पत्थर का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि फुटबॉल हल्का होता है, इसका मास कम होता है, इसका मास ज्यादा होता है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किसको मेजर करता है? मास को। क्वेश्चन भी आया था अभी पीछे। इनर्शिया किसको मेजर करता है? मास को मेजर करता है। फुटबॉल का इनर्शिया कम होगा, स्टोन का मास इनर्शिया ज्यादा होगा, सही है। और इनर्शिया मेजर किसको करता है? मास को, तो ये भी सही है। दोनों सही है, और दोनों इनर्शिया के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए आएगा। फुटबॉल का जड़त्व समान आकार के पत्थर की बॉल से कम होगा। बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल का जड़त्व पत्थर की बॉल से कम होगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि फुटबॉल का द्रव्यमान कम होता है पत्थर के मुकाबले। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होती है, तो सही है स्टेटमेंट कि जड़त्व जो होती है उसके द्रव्यमान को मापता है। ये पीछे क्वेश्चन भी था कि जड़त्व किसको मापता है? जड़त्व द्रव्यमान को मापता है, जब द्रव्यमान को मापता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों जड़त्व के बारे में बात हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हो, एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इन द गिवन पिक्चर आरबीसी रेड ब्लड सेल आर प्लेस इन अ सोल्यूशन एक्स। रेड ब्लड सेल को सोल्यूशन में डाल दिया, तो व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका नेचर कैसे होगा। अगर आरबीसी को हम सोल्यूशन में डाल देंगे, सोल्यूशन के अंदर रेड ब्लड सेल को किसी सोल्यूशन में डाल देंगे, तो आपसे पूछ रहा है उसका नेचर क्या होगा। तो उसका होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ए आएगा। दिए गए चित्र में रेड ब्लड सेल को विलियन एक्स में डाल दिया गया, तो विलियन एक्स की प्रकृति आपको बतानी है। जैसे बोलते हैं अल्प परासरंदावी, क्योंकि सेल के अंदर कोशिका के अंदर जल का जो आयतन है, द्रव्यमान है, या जल की जो सांद्रता है वो कम है, और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता ज्यादा है, इसको अल्प परासरंदावी कहते हैं। चैप्टर 2 में दिया हुआ है, तो ए आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से आपको एक ये देख लो, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हो ये डायग्राम है आपके पास, और आपको बताना है मैच द लेवल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को आपको पहचानना है। यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स दिया हुआ है, ये आपको वाई दिया हुआ है, और ये आपको जेड दिया हुआ है। तो आपको पहचाना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। ठीक है, ये इसकी आपको पहचान करनी है। तो अगर आपने चैप्टर 5 में डायग्राम देखा हो बहुत ध्यान से, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक बार डायग्राम को जाके मैच कीजिए तो आपको दिख जाएगा कि ये जो आप एक्स की बात कर रहे हो, एक्स ध्यान से देखिए, एक्स क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस को करता है, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो एक्स के लिए फोटोसिंथेसिस आएगा, एक्स के लिए फोटोसिंथेसिस, ये आ गया। अच्छा वाई, अब वाई के बारे में बात करते हैं। वाई के देखिए, वाई क्या करता है, तो ये स्टोरेज बैग बोलते हैं इनको स्टोरेज बैग बोलते हैं, स्टोरेज बैग होती है। तो वाई जो है वो स्टोरेज बैग है, यानी पहला। और बचा कौन, जेड। अब जेड क्या करता है, तो जेड आपको बताना है, ये सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करता है, कंट्रोल सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करता है ये वाला। तो जेड का जो होगा वो ये होगा। तो सी आपका सही मैचिंग है, एक्स का सेकंड, वाई का फर्स्ट और जेड का थर्ड। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट दिया हो ना, इसमें आपको पहचाना है एक्स क्या करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। एक्स यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण। वाई क्या करता है, तो ये इनको थैली बोलते हैं, संग्राहक थैली। तो वाई जो है ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहण करता है, संग्रहण इकट्ठा करता है। और जेड
कोशिका के सभी उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस हिसाब से जो सी जो होगा, सी का जो मैचिंग है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। विच इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल बॉडी भी पाया जाता है, डेंड्राइट भी पाया जाता है न्यूरॉन में, लेकिन स्नैप्स नहीं पाया जाता। स्नैप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का गैप। स्नैप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच का गैप, तो ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता, इसलिए डी जो है वो आपका आंसर है। कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? देखिए केंद्रक तो पाया जाता है न्यूरॉन में, कोशिका काय भी पाया जाता है न्यूरॉन में, ध्रुमिका भी पाया जाता है न्यूरॉन में, लेकिन स्नैप्स नहीं होता। स्नैप्स दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है, तो ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, इसलिए डी जो है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इन नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड, कौन सा, ये चार आपको कैरेक्टर दिए हुए, कौन सा नॉट ए कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर नहीं है कंपाउंड का? कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाने से जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, इसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है कंपाउंड में, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, सही बात है। कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट, कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है दो जॉब एलिमेंट से, ये भी सही है। कंपाउंड हेट्रोजीनियस, ये देखिए ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। कंपाउंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, कंपाउंड एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आपको गलत ही पता ना, नॉट ए कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का गुण नहीं है? तो एक यौगिक प्रकृति में विषमांगी होता है, यौगिक बेटा विषमांगी नहीं, यौगिक समांगी होता है, तो ये गलत है, इसलिए डी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये कैरेक्टर गलत दिया हुआ है, तो डी आपका आंसर होगा। 40 पे आ जाइए, अगले पेज पे ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 40। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ स्लाइड, एक स्टूडेंट ने स्लाइड से मस्कुलर टिश्यू को देखा एक माइक्रोस्कोप की मदद से, विच इज सिलेंड्रिकल, जो कि सिलेंड्रिकल था, स्ट्रिप था और वॉलेंट्री था। तो जो सिलेंड्रिकल भी हो, जो स्ट्रिप भी हो और जो वॉलेंट्री भी हो, ये तीनों कैरेक्टर केवल एक चीज में ही पाया जाता है, वो होता है स्ट्रेटेड मसल। किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटेड मसल में ही ऐसा पाया जाता है, तो स्ट्रेटेड मसल जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक छात्र ने पेशीय ऊतक को देखा स्लाइड से और उसने देखा कि वो बेलनाकार है, धारीदार है और ऐच्छिक है। तो बेलनाकार भी हो, धारीदार भी हो और ऐच्छिक भी हो, ये तीनों कैरेक्टर केवल रेखीय पेशी में पाए जाते हैं, तो रेखीय पेशी जो है वो आपका आंसर होगा। स्केलेटल मसल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। नाउ अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। चिक सेल, जो चिक सेल होता है, गाल के जो सेल होते हैं चिक सेल, आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू, उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? चिक सेल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा 5 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था चैप्टर 6 में, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो एपिथेलियल टिश्यू, चिक सेल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? तो इसका आंसर है स्क्वैमस। स्क्वैमस ढूंढिए, स्क्वैमस ये रहा बी, चिक सेल में स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। स्क्वैमस जो कपोल कोशिका किस प्रकार के एपिथेलियल ऊतक का भाग होता है? तो जो कपोल कोशिका होता है वो शल्की एपिथेलियम का बना होता है, चिक सेल जो होता है वो शल्की एपिथेलियम का बना होता है। 42 पे आ जाते हैं। विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, चैप्टर 5 प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आप सबने पढ़ा होगा। विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता, ये नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो सी आंसर आएगा। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली से बंधे हुए अंग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, झिल्ली से बंधे हुए अंग नहीं पाए जाते, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ चुके हैं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोर्स, आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है फोर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, पहला, अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप, अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो शेप को चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट और रेस्ट, बैलेंस फोर्स चेंज ऑफ रेस्ट कर सकता है या मोशन कर सकता है, गलत लिखा हुआ है। बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एसिलेशन, जो बैलेंस फोर्स होता है वो कोई एसिलेशन प्रोड्यूस नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही है, तीसरा सही है।
टू एसिलरेट द मून ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मून को एसिलरेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के अ बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक बैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये भी गलत है, एसिलेशन के लिए हमें बैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, अनबैलेंस फोर्स चाहिए। तो पहला सही है और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ये देखिए, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। जो फर्स्ट एंड थर्ड था ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, बी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आते हैं हिंदी मीडियम। देखिए, निम्नलिखित में से बल के बारे में कौन सा सत्य है? तो संतुलित असंतुलित बल जो होता है ना, वो वस्तु के आकार को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। बैलून को दबा के देखिए, असंतुलित बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, और असंतुलित बल कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करते, असंतुलित बल कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करते। तो ये सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, याद कीजिए डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखा है। व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए? डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको जीन कहते हैं, इट इज कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जीन बोलते हैं बच्चों। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको जीन कहते हैं, डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो बी आंसर आ जाएगा। फिर आपको मैचिंग दिया हुआ है, फिर से आपको मैच करना है। तो मैचिंग में ये फायदा है कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है चैप्टर की। मैचिंग को ध्यान से करा कीजिए, मैचिंग से बहुत फायदा हो जाता है। पहला देखिए, पहला माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एटीपी। तो पहले का थर्ड ये देखिए, ये रहा। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आएगा, क्योंकि पहले का थर्ड और किसी में है नहीं, और किसी में ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, पहले का थर्ड केवल इसी में है। तो सी आपका आंसर होगा, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, जिसे पावर हाउस बोलते हैं। तो पहले पी का क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है, पी का थर्ड। तो पी का थर्ड ना तो यहाँ पे ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, पी का थर्ड केवल सी में है। तो डायरेक्ट सी आंसर, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 46 आ गए। कोशिका के अवशिष्ट, अवशिष्ट कौन निपटाता है? याद कीजिए, लाइसोसोम। कोशिका के अवशिष्ट का निपटारा कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। बच्चों को पता है, कोशिका के अवशिष्ट को निपटाता है लाइसोसोम। वेस्ट डिस्पोजल को हटाता है, वेस्ट चीजों को हटा देता है। ये इंग्लिश में आते हैं, वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं। द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, वेस्ट डिस्पोजल कौन करता है सेल के अंदर? तो लाइसोसोम करता है। तो डी जो होगा वो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 kg का है, वाई जो है वो 20 kg का है, आर मूविंग विद अ वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और एक की 20 है और एक की 5 है। विच ऑब्जेक्ट विल जनरेट ग्रेटर मोमेंटम, किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा? देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। पहले का बताता हूं, पहले का मास कितना है? तो 10, पहले का मास 10 है, और वेलोसिटी कितना है? तो 20 है, 20। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। दूसरे का मोमेंटम, दूसरे का मास कितना है? 20 है, दूसरे का मास 20 है, और मोमेंटम कितना है? तो 5 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो किसमें मोमेंटम ज्यादा है? तो पहले में, पहले का मोमेंटम ज्यादा है, एक्स का मोमेंटम ज्यादा है, पहले का मोमेंटम ज्यादा है। ए आपका आंसर आ जाएगा। 10 kg 20 kg, 10 kg 20 kg, और इसका वेग क्या है? 20 और 5, 20 और 5, एक में 20 एक में 5। मास इंटू, याद है ना, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। पहले में 10 है, फिर ये 20 दे रखा है, इसमें 20 है और ये 5 दे रखा है, एक में 200 एक में 100। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? एक्स की, पहले वाले की ज्यादा है, तो एक्स की वैल्यू ज्यादा है। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इस वाले डायग्राम से आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप ये ध्यान से पढ़ते हो, बहुत ध्यान से अगर पढ़ते हो, तो आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या वेलोसिटी है? 20, वेलोसिटी 20 है, और टाइम जो है वो 10 है, ठीक है, और 5 kg आपको मास दिया हुआ है, 5 kg आपको मास दिया हुआ है। तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको मास गिवन है। द टाइम वेलोसिटी ग्राफ, मूविंग व्हील, आपको 5 किलो का मास दे रखा है, ये मास होता है। मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए रोड, हाउ मच फोर्स, कह रहा है कितना फोर्स लगेगा डज द रोड एक्सर्ट ऑन द व्हील टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट, ताकि रेस्ट में आ जाए। तो देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी माइनस यू अपॉन में टी, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मास क्या आपके पास? मास आपके पास 5 है, मास आपके पास 5 है। वी आपके पास 0 है, क्योंकि रेस्ट में लाना, आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, तो वी 0। यू मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 है, और अपॉन में टाइम कितना है? टाइम आपको दे रखा है 10, तो 10, 5 को 10 से काटो 2, 0 में से 20 घटाओ -20, अपॉन में 2,
-20 को 2 से काट दो तो -10, तो -10 आपका आंसर आएगा। सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन सी। यहाँ से हमारा अगला केस स्टार्ट होता है सेक्शन सी। तो यहाँ से केस स्टडी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। इंग्लिश में जान लेते हैं। ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहता है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जब कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट होता है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन। यानी बात कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, जो आपके चैप्टर 2 में भी गिवन है। तो चैप्टर 2 से आपको लिया गया ये वाला। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्टूडेंट ने क्या करा, 50 ग्राम शुगर लिया और 350 ग्राम वाटर लिया। 50 ग्राम शुगर लिया, 350 ग्राम वाटर लिया नॉर्मल टेम्परेचर पर। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय द मास। जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। एक्सप्रेस बाय द मास परसेंटेज एज। अगर मास परसेंटेज की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है। नाउ अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया हुआ है कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। देखिए, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हम सबने पढ़ा है ना, दो कंपोनेंट होते हैं ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स फेज, ये गलत है ना, डिस्पर्स फेज थोड़ी होता है सोल्यूशन का पार्ट। डिस्पर्स फेज सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता, तो सी आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलेय का घटक नहीं है। देखिए, विलियन के दो घटक होते हैं, विलियन के दो घटक होते हैं, एक का नाम होता है विलेय और एक का नाम होता है विलायक। तो आपसे पूछा कौन सा घटक नहीं है, तो विलेय तो घटक होता है, विलायक भी घटक होता है, लेकिन प्रक्षेप प्रवस्था ये विलियन का घटक नहीं होता, ये कोलाइड का घटक होता है। तो सी जो इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। शुगर सोल्यूशन इज, जो शुगर सोल्यूशन होता है यानी पानी में आप अगर शुगर को, चीनी को घोल लो तो वो क्या कहलाता है। सीधी सी बात है, वो सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, तो सॉलिड और लिक्विड का। तो सोल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का। तो आप देख ही सकते हो कि सबसे पहले नंबर पे आपको आंसर मिल गया सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ए आंसर है। सॉलिड मतलब शुगर और लिक्विड मतलब वाटर। तो जो शुगर सोल्यूशन होता है वो जो शुगर का सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन है किसका, सॉलिड और लिक्विड का। तो ए जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। शर्करा विलयन, जो पानी के अंदर हम चीनी घोलते हैं वो क्या है, तो वो ठोस और द्रव, ठोस मतलब चीनी, द्रव मतलब पानी, इन दोनों का मिश्रण है। तो ए जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। याद कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको चैप्टर 2 में इसका फॉर्मूला लिखवाया था। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कई बच्चों को याद भी होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले नंबर पे आपको मिल गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे दे भी रखा था, देखिए यहाँ पे दे भी रखा था अमाउंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये रहा ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे दे भी रखा है। तो यही आपका आंसर होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ए जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। विलियन की सांद्रता के लिए कौन सा कथन सही है, तो विलियन की सांद्रता के लिए आपको हिंदी मीडियम यहाँ दिया हुआ है। हिंदी मीडियम विलियन की सांद्रता के लिए दिया हुआ है। देखिए, विलियन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन का घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। तो प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा, तो दे भी रखा आपको। तो ए ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, प्रति इकाई आयतन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा, ये रहा सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है। तो ये आपका विलियन की सांद्रता। वैसे अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश में आप ध्यान से देखो तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना तो आपको उसकी नीड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आंसर वैसे भी दे सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। जैसे आप देखिए इसमें क्या पूछा था, विलियन के कौन कौन से घटक है। विलियन के दो घटक होते हैं ना, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक तो होता है, ये नहीं होता, तो आपको इसकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। शक्कर विलियन क्या है, तो आपको पता है शक्कर में चीनी और पानी होता है, तो ठोस और द्रव होता है। विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला हम सबको पता है, प्रति इकाई आयतन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा। तो ये पैराग्राफ की नीड ही नहीं पड़ती अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो। नाउ 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है प्रेजेंट बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखना है और सोल्यूशन नीचे रखना है। तो सोल्यूट आपको दे रखा था, देखिए 50 ग्राम ये सोल्यूट है, ये 50 ग्राम जो है वो सोल्यूट है। तो 50 ग्राम सोल्यूट है। पानी कितना था, तो 50 ग्राम पानी था। तो 50 ग्राम पानी में ये भी मिलाया होगा, तो 350 ग्राम ये और 50 ग्राम ये, यानी 400 आ गया। और मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो शुगर था वो 50 ग्राम था, ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूट कहलाता है, इसे सोल्यूट बोलते हैं। और 50 ग्राम में आपने 350 ग्राम पानी था ना, दोनों मिला दोगे तो 400 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा या सोल्यूशन हो जाएगा, इसे सोल्यूशन बोलेंगे। तो सोल्यूट अपॉन में सोल्यूशन इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 को 4 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आएगा 12.5%। तो 12.5% देखिए ये रहा, सी ऑप्शन है 12.5%। तो सी जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 12.5%। क्लियर हो गया। उपरोक्त छात्र द्वारा निर्मित विलियन की सांद्रता, बच्चों विलियन की सांद्रता होता है विलय था कितना था 50 बटे में विलियन कितना था 400, विलय था 50, विलियन है 400 मल्टीप्लाई। विलियन 400 क्यों है, क्योंकि 50 ग्राम चीनी में आपने पानी भी तो मिलाया ना भाई, 50 ग्राम तो चीनी है और 350 ग्राम पानी है, दोनों को मिलाओगे तभी तो विलियन बनेगा। तो विलियन 400 हो गया, तो 50/400 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 12.5, जो कि सी आपका आंसर आएगा। अगले केस स्टडी की बात करें, नेक्स्ट केस स्टडी ये आपका लिया गया है केस स्टडी, आप चाहते हो पढ़ लेना, बट अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना बच्चों, तो आपको इन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। एसिलेशन, हम सबको पता है एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसिलेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जो त्वरण होती है वो एक सदिश राशि होती है, त्वरण एक सदिश राशि होती है। तो बी जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द मोशन ऑफ एन एथलीट, जो एथलीट का मोशन होता है सर्कुलर पाथ पर, यह क्या शो करता है। जब एथलीट एक सर्कुलर मोशन पर मूव करता है तो ये क्या शो करता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ए जो होगा वो आपका आंसर होगा ए, एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है। जब एथलीट किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन उत्पन्न करता है। कोई धावक दौड़ता हुआ खिलाड़ी जब वृत्तीय पथ पर गमन करता है, गोल गोल पथ पर गमन करता है, तो वो क्या दर्शाता है, तो वो त्वरित गति दर्शाता है, जो कि ए है। त्वरित गति पे आपको आंसर लगाना है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड का क्या डायरेक्शन होगा व्हेन इट रिलीज इन द अबव एक्टिविटी, अगर उसको रिलीज किया जाएगा। जब हम थ्रेड को धागे से अगर पत्थर को बांध को गोल गोल घुमाएं, अगर हम धागे में पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाएं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये आपको याद रखना है। जब हम किसी पत्थर को धागे से गोल गोल घुमाते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ही तो है ये। चलो आपको नहीं भी पता, मान लिया आपको ये क्या तो नहीं भी पता, सर्कुलर पाथ तो आपको दिख ही रहा है ना। जब हम धागे में बांध के पत्थर को गोल 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 घुमाए जा रहे हो तो ये सर्कुलर पाथ ही तो है। तो सर्कुलर पाथ यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर दिए गए गति में धागे को घुमाते वक्त, जब धागे को घुमाते हैं तो जब उसको छोड़ेंगे तो वो किस दिशा में गमन करेगा, तो वो वृत्तीय रेखा पर गमन करेगा। गोल वृत्तीय रेखा पर वृत्तीय पथ पर गमन करेगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर है वृत्तीय पथ, गोल वाला पथ यानी वृत्तीय पथ, बी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन होता है, जब सर्कुलर मोशन की बात होती है, जब कोई चीज गोल गोल घूमता है, इज एसिलेटेड मोशन, उसे एसिलेटेड मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन को हम लोग एसिलेटेड मोशन भी कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो याद रखना आपको, सर्कुलर मोशन को एसिलरेटेड मोशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, ये आपका आंसर होगा। डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन बार बार बदलता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कॉन्टिन्यूसली, तो सी आंसर होगा। हिंदी में बात करते हैं, वृत्तीय गति, जब वृत्तीय गति होती है तो वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा बार बार बदलती रहती है, गोल गोल घुमा रहे हो ना तो दिशा लगातार बदल रही है। तो ये आपका देखिए, गति की दिशा लगातार बदल रही है, गति की दिशा बार बार बदल रही है, याद रखना आपको, डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो ये आपका आंसर होगा।
एक और केस स्टडी आपके बारे में दिया हुआ है ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, हम सबको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो फ्लूइड होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन होता है। ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी का मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, हार्मोन हो, वेस्ट मटेरियल हो, इनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। रुधिर एक संयोजी ऊतक है, रुधिर एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें प्लाज्मा पाया जाता है जो मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, लवण होता है और हार्मोन होते हैं। रुधिर परिवहन करता है, क्या परिवहन करता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में गैसों का, पोषक तत्वों का, हार्मोन का, अपशिष्ट पदार्थों का, इन सब का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में ब्लड। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच सेल प्रोवाइड इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो मैंने आपको बार बार बताता हूं, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है बच्चों, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो व्हाइट ब्लड सेल आंसर आएगा। कौन सी कोशिका हमें प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा क्षमता हमें प्रदान करता है व्हाइट ब्लड सेल। आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल को सोल्जर बोलते हैं। मैंने आपको अपनी कॉपी में लिखवाया था, नोट्स में याद कीजिए, इसको सोल्जर बोलते हैं बॉडी का, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है हमें। नाउ प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है, यानी ब्लड की कोगुलेशन करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जब चोट लग जाती है ना, जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड अपने आप बहना रुक जाता है, तो प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये ब्लड की कोगुलेशन करता है। जब डेंगू हो जाता है तो आपने सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स मदद करता है, किसमें मदद करता है? रक्त का थक्का जमाता है, ये रक्त का थक्का जमाता है। 10th क्लास में बहुत कुछ इसके बारे में, क्लॉटिंग करता है ब्लड की। इसके अलावा हमारे शरीर में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर के किस कोशिका द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रेड ब्लड सेल कौन करता है? रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल यानी ए जो था वो उसका आंसर था, तो हम आरबीसी पे टिक कर देंगे। रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। वैसे ऑक्सीजन का परिवहन भी रेड ब्लड सेल ही करता है। ऑक्सीजन का परिवहन भी रेड ब्लड सेल ही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टेड बाय विच ऑफ द सेल? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कौन सा सेल करता है? तो रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आपको टिक कर देना है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जितने भी कनेक्टिव आठ टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में, तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। आपको बताया था मैट्रिक्स वर्ड आया भी था पैराग्राफ में। और ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो एक मैट्रिक्स सही है और ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो और सेल हैज क्लोजली स्पेस, तो आपसे पूछा जाए कि सेल हैज क्लोजली स्पेस, तो आपसे पूछ रहा है जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, अच्छा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उन सब में मैट्रिक्स तो पाया जाता है। इसके अंदर सेल आर क्लोजली स्पेस, ये भी सही बात है। सेल जो होता है क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इसके अंदर सेल के अंदर बहुत आपस में पैक्ड होता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, अच्छा हर एक सेल जो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सॉरी बेटा, हर एक सेल ट्रांसपोर्ट नहीं करता, केवल ब्लड और एक होता है लिम्फ, ब्लड और लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें पूछ रहा है एवरी कनेक्टिव टिश्यू, तो सारे कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो ये नहीं आएगा। केवल ब्लड और लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। तो ए सही है और बी सही है, तो ए और बी यानी डी आपका आंसर आएगा। ए और बी बिल्कुल सही है। हर संयोजी ऊतक, जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं ना, वो सब अधात्री में होते हैं और कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। तो ए सही है और बी सही है, तो डी जो होगा उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो विजुअली एम्पायर्ड है, उनके लिए है ये क्वेश्चन। तो आप चाहो तो कर लेना, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके लिए नहीं है, ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे उनके लिए। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप खुद सॉल्व करके देख लेना। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये उन क्वेश्चनों की जगह आपको करना है जहाँ पे डायग्राम दे रखा था, तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। आप करना चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना। ये विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट होते हैं, जो डायग्राम को नहीं देख पाते सही से, उनके लिए है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका, आप करना चाहो तो ये कर लेना, ठीक है। ये केस स्टडी वगैरह जो भी आप करना चाहो, ये उन आपके लिए नहीं है, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। तो टोटल और ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। तो आपका पेपर आने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाए। कई क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिलेंगे और कई क्वेश्चन इसके बेस्ड पे आते हैं। इस पेपर करने से फायदा क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम कैसा आने वाला है, या हमें किस टाइप से पढ़ाई करनी चाहिए और किन क्वेश्चनों को करके जाना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना और बार बार प्रैक्टिस करना।
बार बार प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। जब तक चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जय हिंद।